नमस्कार साथियों, मैं तरुण आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, ज्योग्राफी का लेक्चर हमने स्टार्ट किया था। पिछले 3 वीडियो जो हैं वो हिमालय के ऊपर हमने बनाया है और आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। हिमालय वाला जो पहाड़ वाला भाग है मैंने करा दिया था, है ना। हमारा जो टोपोग्राफी चल रहा था यानी विस्तराकृति, उसका जो सेकंड पार्ट है वो है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, यानी पेनिनसुला प्लेटो। ठीक, तो उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 उपखंडों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वह है मध्य उच्च भूमि, है ना। उसमें जो उच्च भूमि में शामिल है कुछ छोटे छोटे पहाड़ और पठार, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है हम लोगों का वो रहेगा दक्कन का पठार या फिर डेक्कन प्लेटू जिसको बोला जाता है। मुख्य रूप से इसमें पढ़ेंगे हम लोग पूर्वी भाग के पठार और पश्चिमी घाट के जो पठार हैं उनके पठार और पर्वतों हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो रहेगा वह रहेगा केवल मध्य भारत के जो पठार और पर्वत हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये जैसे कि मैंने साइन बनाया है ब्लैक कलर का, ये है पर्वत या फिर पहाड़ का, और ये जो ब्लैक सर्कल में जो डॉटेड लाइन है आपकी, है ना, शेडेड लाइन है ब्लू कलर की, वो है पठार। तो मैं बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ तीनों में। जो डिफरेंस क्या होता है देखिए, जो पर्वत होता है जैसे कि आपने हिमालय में पढ़ा होगा, जनरली उसको पर्वत ही कहा जाता है। तो जो पर्वत होता है उसका जो ढाल है बहुत ही तीक्ष्ण होता है। मतलब मैथ्स के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो जो एंगल बनाते हैं जैसे ये 90 डिग्री फिर ये 80 डिग्री है, तो बहुत ही ज्यादा, देखिए ये अगर यहाँ से बनाएंगे बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है, 70-80 डिग्री समथिंग, ठीक है। और जो पहाड़ होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ पोर्शन होता है ना। पर्वत की अपेक्षा उसका जो ढाल है वो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक। और लास्ट में आते हैं पठार। तो पठार में होता है क्या, ये ऊपर उठा हुआ भाग रहता है, लेकिन ऊपर जाने पर क्या होता है समतल या फिर उबड़ खाबड़ रहता है। इस तरह से इसमें ये शंकुआकार या फिर कोन के शेप में नहीं होता। जैसे कि आप इधर छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कांकेर से आगे जब जाएंगे, है ना, वहां पे तो हमको मिलेगा केशकाल की घाटियां। तो आगे वो वाला जो पठार है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये है दंडकारण्य का पठार। तो जब ऊपर जाते हैं हम लोग, जाने के बाद थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं, बिल्कुल ये प्लेन भूमि आ जाती है, यानी थोड़ी सी समतल भूमि रहती है। ऐसे इस टाइप से शंकुआकार शेप में नहीं होता। तो इसको क्या कहा जाता है, पठार। और ये कैसे भाग रहते हैं, ऊपर उठे हुए भाग रहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मध्य भारत के पठार से। मध्य भारत की जो पठार और पर्वत हैं इसमें सबसे पश्चिम में हम देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो एक सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है वह है हिमालय, और जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली। और ये किस तरह की पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट इसलिए क्योंकि लगातार वर्षा, जलवायु परिवर्तन इत्यादि के कारण क्या हो रहा है, लगातार वो अपरदन हो रहा है और धीरे धीरे ये क्या चला हो रहा है, घिसता चला जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत। इसका जो विस्तार है गुजरात के उत्तरी क्षेत्र से राजस्थान होते हुए दिल्ली के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है, लेकिन बहुत टुकड़ों में ये बढ़ चुका है। इसलिए मुख्य रूप से अभी ये राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर एक जगह है, उदयपुर के पास एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है आबू, ठीक है। आबू या फिर बोला जाता है माउंट आबू, है ना। तो वहां पर इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या बताया मैंने, इस राजस्थान के दक्षिणी छोर पे छोटा सा एक जगह है जिसका नाम है आबू या फिर बोलते हैं माउंट आबू। यह बहुत ही प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी है जैन लोगों का, है ना। वहां पे मंदिर है उनका फेमस, ठीक है। यहाँ पे एक जो शिखर है यानी सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट इसका अरावली श्रेणी का, ठीक है, उसका नाम क्या है, गुरु शिखर। उसकी हाइट है 1722 मीटर, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो क्या कहेंगे, गुरु शिखर चोटी का। कहाँ पे स्थित है, माउंट आबू के पास, ठीक। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमको मिलेगा मेवाड़ का पठार। मेवाड़ आपने पढ़ा होगा, हम ये एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। तो मेवाड़ वाला जो रेंज है वो कहलाता है मेवाड़ का पठार। उससे थोड़ा सा नीचे दक्षिण की ओर आएंगे तो हम देखते हैं मालवा का पठार,
मालवा का पठार यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि यह जो बना हुआ है विशेषकर लावा द्वारा उत्सर्जित मिट्टियों से, और ये स्पेशली ये रबी फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है। इसलिए आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में फैला हुआ है और इसीलिए दलहन की फसलें वहां पे बहुत ज्यादा ली जाती हैं, है ना। तो ये जो क्षेत्र है क्या है, मालवा का पठार, और यहीं से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी, इसी क्षेत्र से एक नदी निकलती है, चंबल नदी, ठीक है, जो कि किधर बहती है, इधर पूर्व की ओर बहती हुई, है ना, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पहले मिल जाती है, मतलब यमुना की सहायक नदी है ये, ठीक है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मालवा के पठार से, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो आपको जो मिलता है उस श्रेणी का नाम है विंध्याचल श्रेणी। क्या नाम है, विंध्याचल श्रेणी। दोस्तों इसकी खासियत यह है कि इस श्रेणी का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, तो दो भाग, भारत को ये दो भाग में डिवाइड करता है ना, मतलब विंध्याचल का उत्तर वाला भाग उत्तर भारत बोलेंगे, और इधर जो नीचे वाला है उसको बोलेंगे दक्षिण भारत। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को दो भागों में बांटती है, किसमें, उत्तर से दक्षिण, है ना, पूर्व से पश्चिम नहीं लेना है, दो भागों में उत्तर से दक्षिण में बांटती है। तो वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और इसकी भी दो भाग है, ठीक है। पहला ये जो दिख रहा है इस भाग को बोलेंगे हम लोग भारनेर सीरीज या भारनेर श्रेणी, और इधर वाला जो दिख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग, जो बिल्कुल पूर्व की ओर है उसको बोलेंगे कैमूर श्रेणी या फिर कैमूर सीरीज। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो कैमूर पर्वत है या कैमूर श्रृंखला है वो किस मुख्य पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो किसका भाग है ये, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं, इसके नीचे है बिल्कुल सतपुड़ा श्रेणी, है ना, आपने पढ़ा होगा सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक है, हिंदी मीडियम में पढ़ते थे हम लोग क्लास में। तो सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा को भी अनेक भागों में बांटा गया है, जैसे कि मुख्य रूप से ये है गाविलगढ़ का पहाड़, ये है महादेव की पहाड़ियां, है ना, ये है मैकाल की पहाड़ियां। ये क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है, पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि महादेव की पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग है। ऑप्शन में दिया था उसने सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी और दो तीन और श्रेणियां दिया था, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, महादेव की जो पहाड़ियां हैं वो किसका भाग है, इस सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, ठीक है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, याद करो, ये दिख रहा है आपको मैकल, है ना, ये वो मैकल पहाड़ है, ये किसका भाग है बताया मैंने, सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, ठीक है। तो जो मैकल पहाड़ है वो कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ और एमपी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह है क्या, अमरकंटक, ठीक है, क्या नाम है, अमरकंटक। यहां से एक नदी निकलती है और एक नदी इधर पूर्व की ओर। तो जो नदी पूर्व की ओर जाती है वो है सोन नदी, और जो नदी पश्चिम की ओर आती है वो है नर्मदा नदी, ठीक है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो नर्मदा नदी है वो किन दो पहाड़ियों के बीच से प्रवाहित होती है। तो आंसर क्या होगा आपका, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जान लीजिए कि मैकल से जो नदी निकलती है, एक है सोन नदी जो कि गंगा में जाके मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी, और दूसरा है क्या, नर्मदा, वो किन दो श्रेणियों के बीच बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, सतपुड़ा के जैसे ही नीचे आते हैं तो एक और नदी है, उसका नाम है आपका तापी या ताप्ती नदी, है ना। ये भी किधर बहती है, बिल्कुल यहां से निकल के पश्चिम की ओर बहती है। तो दो नदियां हैं, कौन कौन सी, नर्मदा और तापी, ठीक है। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसको बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। जैसे हिमालय को मैंने क्या बताया था, वलित या फिर फोल्डेड माउंटेन, है ना, फोल्ड माउंटेन, ये कहलाता है ब्लॉक पर्वत। अब ऐसा क्यों, ये देख लेते हैं। ये नदी है, ठीक है, ये है नर्मदा और ये है आपका तापी, और ये पर्वत कौन सा बताया मैंने, सतपुड़ा। तो ये जो दोनों नदियां बह रही हैं, कौन कौन सी नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी, है ना। तो ये जो दोनों नदियां बह रही हैं वो किसमें बह रही हैं, एक भ्रंश घाटी में यानी रिफ्ट वैली में,
होता क्या है, जो बाकी नदियां उत्तर से आती हैं, हिमालयन जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, अपने रास्ते में जितने भी पहाड़ या पर्वत मिलते हैं उनको काटते छाटते हुए अपना मार्ग बनाते हुए बहती चली जाती है और समुद्र में मिलती हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जब इन लोग नदियां मिलते हैं, है ना, तो डेल्टा बनाती है, बड़ी बड़ी डेल्टा बनाती है। जैसे इधर कृष्णा गोदावरी भी जब यहाँ पे मिलेगी तो बड़ी बड़ी डेल्टा बनाती है। लेकिन नर्मदा और तापी नदी कहाँ बहती है, एक भ्रंश घाटियों में। मतलब क्या होता है, ब्लॉक रहते हैं पर्वत, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाता है, दो बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उनके बीच से जाके बहती है। इसलिए आप देखना कभी भेड़ा घाट या फिर ये सब घूमने के लिए गए होंगे जबलपुर, तो देखना जिस नदी में आपको नौकायान कराया जाता है बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पर्वतें होती हैं, इतनी ज्यादा ऊंची होती है कि हमको पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, मतलब ये जो नदियां हैं एक घाटी में बहती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो नदियां ये क्या कहलाती हैं, भ्रंश या विभ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पीएससी में कि इनमें से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी और तापी नदी, और ये दोनों नदियां कहां जाके गिरती हैं, यहाँ पे अरब सागर पे जाके मिलती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार और रांची का पठार। ठीक है, ये कहां पर स्थित है, जब मैकाल रेंज से जब हम लोग पूर्व की ओर जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का मैप याद करिए आप, मैकाल श्रेणी किधर है, कवर्धा वाले रेंज पे है। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर जब हम लोग जाते हैं, कोरिया वाला जो रेंज है, बलरामपुर है ना, वहां पे क्या मिलता है आपको, बघेलखंड का पठार, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये रहा आपका सपोज बघेलखंड का पठार, तो ये हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है और ये हिस्सा आपका एमपी में पड़ता है। तो पूर्वी हिस्सा कौन सा हुआ उसका, ये वाला, इसीलिए हम लोग छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं इसको, पूर्वी बघेलखंड का पठार, है ना। मतलब जो बघेलखंड का पठार है वो कहाँ आता है, दोनों में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उससे लगा हुआ एक और महत्वपूर्ण पठार है जिसको कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। कंफ्यूज नहीं होंगे, नागपुर अलग जगह है, महाराष्ट्र में है, ये छोटा नागपुर है। ओके, छोटा नागपुर का पठार ये इस दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी मुख्य खनिज हैं जैसे कि लोहा है, कोयला है, उनका बहुत ही ज्यादा भंडार है वहां पर, है ना। खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही रिच क्षेत्र है ये, इसीलिए इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, भारत का रूर, है ना। मतलब एक जगह है जर्मनी में जहां पे क्या होता है कि रूर एक नदी का क्षेत्र है जहां पे बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो उसी का कंपैरिजन किसमें किया गया है, भारत में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इस क्षेत्र को, छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र को भारत का रूर। ठीक, छोटा नागपुर पठार से लगा हुआ यहाँ पे एक है छोटा सा हजारीबाग का पठार, है ना, और इसी के पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, देखो जब आपका मध्य भारत की उच्च भूमि के बारे में विस्तार कर जब पढ़ा जाता है तो जनरली हम बोलते हैं कि अरावली से राजमहल पहाड़ी तक है करके, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था जब प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तकनी वाली घटना हुई थी, है ना, तो ये कंटिन्यू प्लेटें खिसक रही हैं, तो कुछ जो भाग है इस मध्य भाग का, है ना, मध्य पठार का, वो यहाँ पे जाके भी शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो इन पहाड़ियों को जब हम पढ़ेंगे, याद करो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था पटकाई भूम, है ना, नागा पहाड़ियां, मीजो। ठीक है, तो ये सब पहाड़ियां वो किसका हिस्सा था, हिमालय का हिस्सा था। लेकिन ये जो देखो कुछ और पहाड़ियां दिख रही हैं, जैसे कि ये है आपको गारो की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां, जयंती की पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम पूछ देता है कभी कभी इसका, है ना, कि भाई इन पहाड़ियों को, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्रम में जमाइए करके। ठीक है, तो हमेशा याद रखना गारो, खासी और जयंतियां ये तीनों कहां पे स्थित है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है मिकिर की पहाड़ियां, ये कहां पे स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है, और इनका जो नामकरण है, वहां पे रहने वाली जो जनजातियां हैं उनके नाम के आधार पर ही इन पहाड़ों का नामकरण किया गया है। ठीक है, और इस पहाड़ी का सबसे जो हाईएस्ट पिक है, यानी जो सबसे ऊंचा शिखर है, वो कौन सा है, नोकरेक चोटी। ठीक है, अगर पूछे कि उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में, है ना, मध्य भारत से रिलेटेड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, नोकरेक की चोटी। ठीक है, यहीं पे एक जगह है चेरापूंजी या फिर कहा जाता है मासिनराम। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा वर्षा, है ना, किसी पर्टिकुलर जगह पे होती है, तो कौन सी जगह है ये, चेरापूंजी। ये किस, चेरापूंजी या फिर मासिनराम, है ना।
ये किस पहाड़ी पे आती है? खासी पहाड़ी पे। तो ये भी याद रखना कि चेरापूंजी जगह है या मासिनराम है किस पहाड़ी पे स्थित है? खासी पे। और यहाँ की जो सबसे सर्वोच्च शिखर है वो किस पहाड़ी पे स्थित है? गारो की पहाड़ी पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया था, सतपुड़ा श्रेणी में है ना महादेव की पहाड़ी है। तो इस सतपुड़ा सीरीज का सबसे जो ऊंची श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? श्रृंखला यहाँ पे है महादेव की पहाड़ियों में धूपगढ़ की चोटी। क्या नाम है? धूपगढ़। और ये कहां पर स्थित है? धूपगढ़ स्थित है आपका पचमढ़ी। पचमढ़ी करके खूबसूरत जगह है, कभी जाइएगा घूमने, है ना। तो वहां पे इसकी सबसे ऊंची चोटी है और उसका नाम है धूपगढ़ की चोटी। ठीक है, इसके बाद जो सबसे लास्ट पार्ट बच रहा है हम लोग का वो है गड़जात की पहाड़ियां और दंडकारण्य का पठार, है ना। तो गड़जात की पहाड़ियां ये हम लोग पूर्वी घाट जब पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना। यहाँ पे महेंद्रगिरी की भी पहाड़ियां हैं। और दंडकारण्य का पठार आप सभी को पता है ये कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, और यहाँ पर भी जो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं, जैसे कि थोड़ा सा ऊपर जब हम आते हैं आपका दिल्ली वाला जो क्षेत्र है ना, किसके लिए फेमस है? दिल्ली है, राव घाट है, लोहे के लिए फेमस है, आयरन ओर की जो सीरीज पाई जाती है। और उसका जो पश्चिम वाला क्षेत्र है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विदर्भ क्षेत्र। तो ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बनते हैं, जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें करेंगे दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियां एवं पठार, विशेष रूप से पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। उस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, लास्ट टाइम पीएससी में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।